दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज आपके साथ बात करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा दावा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन से मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि न हम इस्लाम विरोधी हैं न मुसलमान विरोधी हैं। हमें ये गालियां नेहरू जी के ज़माने से दी जा रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले चरण की वोटिंग के बाद किस तरीके से तंज होकर मुसलमानों का जिक्र किया, किस तरीके से हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन करके कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद मुसलमानों को देने का दावा किया और किस तरीके से घुसपैठिया कहा और किस तरीके से ज़्यादा बच्चे वाले परिवार जैसे शब्दों का प्रयोग किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कबूल कर चुके हैं कि उन्हें अब सार्वजनिक जीवन में रहने का हक नहीं है। और यही मैं प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने एक जगह जिक्र करते हुए कहा था कि जो मुसलमानों का विरोध करते हैं वो हिंदू की संतान नहीं होती, मतलब हिंदू नहीं होते। ये प्रधानमंत्री ने कहा। तो जो हिंदू के घर में पैदा होकर मुसलमान का विरोध करेगा तो इसका मतलब वो हिंदू की औलाद नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे उसको लेकर के एक बात का तो दावा तमाम देश के बुद्धिजीवी और तमाम देश के चिंतनशील लोग करते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी स्वयं को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। हमारे एक मित्र हैं चिन्मय मिश्रा जी, उन्होंने तो लिखा बाकायदा एक आर्टिकल में कि हाँ वह भारत की पूरी भौगोलिक सीमा के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए उनको कोई स्वयं प्रयास नहीं करना पड़ा। देश 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था। पांडुचेरी को 1 नवंबर 1954 को भारत में फ्रांस के साथ संधि के बाद शामिल कर दिया गया था। पुर्तगाल का जो कब्जा था 1783 से, उसका जो दादर नगर की बात, हम हवेली की बात कर रहे हैं, 11 अगस्त 1961 का उसका विलय भारत में हो गया। गोवा पर 450 वर्षों से पुर्तगाल के अधीन था। 19 दिसंबर 1961 को भारत का हिस्सा बन गया। सिक्किम भी 16 मई 1975 को भारत का हिस्सा बन गया। तो सच में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद भारत में मिले इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों की भी अब भारत की नागरिकता है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें घुसपैठिया कह रहे हैं? मेरे एक मित्र हैं अमेरिका से वापसी आए, वो हमसे चर्चा कर रहे थे। उन्होंने हमारा वीडियो सुना और वो बहुत नाखुश हुए। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। विनोद बिष्ट उनका नाम है। उन्होंने कहा कि देखिए 1948 में हिंदुओं की जो आबादी पाकिस्तान में थी, अब वो संख्या कहाँ चली गई। अब बताइए कि एक शख्स अमेरिका से वापस आकर के भी हमसे सवाल करे तो कैसे आपको समझना पड़ेगा कि मनोदशा कैसी है। मैंने उनसे कहा कि 1971 में हमारे देश और दुनिया की ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और पाकिस्तान के जिस हिस्से में ज़्यादा मुसलमान रहते थे वह बांग्लादेश, हिंदू रहते थे, वह बांग्लादेश बना और दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में है। मैंने तत्काल उनको जनगणना बात करते करते स्क्रीनशॉट भेजी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह दावा कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन से सार्वजनिक जीवन में रहने का हक नहीं है और मैं इस्लाम विरोधी और मुसलमान विरोधी हम नहीं हैं, तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, सच में यदि आप मुसलमान विरोधी नहीं है, इस्लाम विरोधी नहीं है, तो बेहद तंज होकर जो आपने मुसलमान और हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को देने की बात की, घुसपैठिया और ज़्यादा बच्चे वाले परिवार जैसे शब्दों से नवाजा है,
इसके लिए आप मुसलमानों से माफी मांगे। आपने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करके मुसलमानों को सूदखोर बनाने का जो पाप किया है उसके लिए आप माफी मांगे। न केवल मुसलमानों को सूदखोर बनाने का पाप, बल्कि हमारे देश में जो गृहिणियां होती हैं बुरे वक्त के लिए बहुत जरूरतमंद पेट काट करके बच्चों के खर्चे से बचा करके जैसे तैसे बचा कर जो महिलाएं अपना धन अनाज के साथ छिपा करके रखती थी, नरेंद्र मोदी आपने नोटबंदी करके वह महिलाओं का धन भी जब्त किया। इसके लिए उनसे भी आपको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं कि आप मुसलमान मंगलसूत्र, घुसपैठी और ज्यादा बच्चे होने पर और मुसलमानों को सूदखोर बनाने पर माफी मांगे। आपको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आप उस आरएसएस के प्रचारक रहे हैं जिस प्रचारक आरएसएस के दूसरे संघ चालक ने वी आर आवर नेवर नेशन फूड डिफाइन में किताब जो लिखी थी 1946 में, उसके चतुर्थ संस्करण में गोलवरकर लिखते हैं, जो हमेशा यह मानता है कि यह देश लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के बजाय हिंदू राष्ट्र बन जाए जिसमें केवल हिंदू धर्म के मानने वालों की श्रेष्ठता होगी और दूसरे धर्म के लोग दूसरे दर्जे के नागरिक बन करके रहने को बाध्य होंगे। ये बात हमारे देश के अंदर सभी गैर हिंदुओं को द्वयम दर्जे का नागरिक मानने वाले संघ के आप प्रचारक रहें, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए उस संघ का प्रचारक रहने पर जिसमें हिंदुस्तान के सभी गैर हिंदुओं को हिंदू संस्कृति और भाषा अपनानी होगी और हिंदू धर्म का आदर करना होगा। हिंदू जातीय संस्कृति के गौरव गान के अलावा कोई विचार अपने मन में नहीं रखना होगा, यानी उन्हें हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के अधीन रहना होगा ये, और उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मिलेगा। इस प्रकार की सोच रखने वाले गोलवरकर के आरएसएस के आप प्रचारक रहे, इसके लिए आप देश से माफी मांगो। संघ जातीय आधार पर समाज को और मनुस्मृति के तहत देश का संचालन करना चाहता है और ऐसा देश बनाना चाहता है जहां महिलाओं को, पिछड़े दलितों लोगों को कोई अधिकार ना हो और जहां राष्ट्र के भाषा, संस्कृत और तिरंगे की जगह भगवा हो। इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। आप उस संघ से प्रचारक रहे जिस संघ के प्रचारक गोलवरकर की बंच ऑफ थॉट्स किताब के संस्करण जो 1966 में प्रकाशित हुआ, इसमें आपके गुरुजी ने देश में 3 आंतरिक खतरों की चर्चा की। उन आंतरिक खतरों में मुसलमान, ईसाई और तीसरे खतरे के तौर पर कम्युनिस्ट और समाजवादी माने गए हैं। माफी मांगनी चाहिए आपको कि मुसलमान, ईसाई, समाजवाद और कम्युनिस्ट को खतरा बताने वाले आरएसएस के गुरु गोलवरकर के आप शिष्य रहे हैं और उसके आप प्रचारक रहे। आपको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आप उस आरएसएस के प्रचारक रहे जिसके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में 30 जनवरी 1966 के अंक में गोलवरकर का एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें साफ कहा गया था कि महिलाओं को मत देने का अधिकार देने का फैसला गलत और फिजूल था। एक हिंदू होने के नाते यह मानने को मजबूर हो कि हमारे लिए अभी और बुरे दिन आने वाले हैं। इतिहास गवाह है कि जब कभी महिलाओं ने हुकूमत की वहां अपराध और बराबरी और अराजकता इस तरह फैली है जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता। और यह कब लिखा? जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी हैं, तब महिलाओं के संदर्भ में यह सोच और समझ जिस संघ की हो, तो आप उस संघ के प्रचारक रहें, आपको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मामला इतना ही नहीं है। मामला यही नहीं है कि आप ये कहें आप मुसलमानों पर मंगलसूत्र, घुसपैठी और ज्यादा बच्चे तक का ही तंज कसें,
यह संघ प्रमुख हमारे देश में मुसलमान, ईसाई, समाजवादी और कम्युनिस्ट को देश के लिए बड़ा खतरा बताएं। यह महिलाओं को वोट के अधिकार से पर चिंता व्यक्त करें, बल्कि इससे भी और आप मुसलमानों को सूदखोर बनाएं। और वह षड्यंत्र क्या है कि आप पहले एनआरसी करा करके पूरे देश के नागरिकों की असम की तरह नागरिकता छीनेंगे। और जिस तरीके से असम में 19 लाख से ज्यादा लोगों की नागरिकता छीन चुकी है, क्योंकि वहां पर एनआरसी के लिए जो तय मापदंड है 1951 का राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण उनके पास होना चाहिए। 1951 का 2024 में 1971 से पहले की मतदाता सूची होनी चाहिए उन गरीबों के पास। 1966 से पहले का भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए उन गरीबों के पास। राजस्व या भूमि स्वामित्व का रिकॉर्ड होना चाहिए पुराना। 1966 से पहले का शिक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र 1966 से पहले का होना चाहिए। 1971 से पहले की एलआईसी की पॉलिसी होनी चाहिए। 1966 से पहले सरकार द्वारा जारी कोई आधिकारिक दस्तावेज और शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, या ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, विशेषकर महिलाएं जिनका विवाह हो चुका हो, इतना पुराना होना चाहिए। अब आप समझिए कि एनआरसी होने के बाद भारत में ऐसे कितने करोड़ लोग होंगे, करोड़ों की बात मैं कर रहा हूं, जिनके पास राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण 1951 का नहीं होगा। पहले तो लोग जिंदा नहीं है। 1971 से पहले की मतदाता सूची नहीं होगी। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं भी ढूंढना चाहूं तो कहीं मिलना मुश्किल है। 66 से पहले, हमारा तो खैर जन्म 66 के बाद में हुआ, तब हमने दावा किया था कि देखिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो लोग खुश हो रहे हैं कि भाजपा के सत्ता में वापसी के बाद देश की खुशहाली होगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में सरकारी नौकरी देने पर प्रतिबंध लगाने की बात, देश के तमाम सरकारी संस्थानों को नीलाम करने की बात, दुनिया से कर्जा उठा करने की बात, और देश में कागज पेन पेंसिल पर भी टैक्स लगा करके, दाल चावल चीनी आटा पर टैक्स लगाने की बात करके, और हमारे देश में गैस पेट्रोल और डीजल को महंगे दाम पर बिकवाने की बात करके धनवान बनाने का एक तरफ जो स्थितियां उभर करके आई हैं, 4 चरण में जो चुनाव हुआ है 379 सीटों पर, और 5वें चरण में जो 49 सीटों पर चुनाव हो रहा है, आप हैरान होंगे जान करके कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी सैकड़ा का आंकड़ा नहीं छू पाई है। ये पूरी जानकारी तमाम खुफिया एजेंसियों के माध्यम से ठीक उसी तरीके से मोदी जी तक पहुंच रही है जिस तरीके से पुलवामा में जवानों की हत्या होने की पहले खुफिया एजेंसी के हमले की जानकारी पहुंच गई थी। तब नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के लिए जवानों को मरवाया था, और अब चुनाव के लिए जीतने के लिए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं जिस दिन मुसलमान विरोध की बात करूंगा उस दिन मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का हक नहीं होगा। शुक्र है मोदी जी आपने ये कबूलनामा किया है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारे देश के करोड़ों बेरोजगारों ने 1947 तक कटोरा लेके घूमने का नहीं, बल्कि 30 लाख सरकारी जो वैकेंसियां हैं उनमें पक्की नौकरी के लिए इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए संकल्प कर रखा है वोट देने का, जिताने का। हमारे देश के किसानों ने कर्जा माफी और एमएसपी की गारंटी के लिए तय कर रखा है इंडिया गठबंधन को वोट से जिताने का। हमारे देश के 14 करोड़ मजदूर जो हैं मनरेगा के, उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है हम 400 की मजदूरी के लिए वोट इंडिया गठबंधन को देंगे। हमारे देश में जो अग्निवीर और सेना को आपने कमजोर किया है, अग्निवीर और हमारे देश के अंदर जितने बड़े भूभाग में मैं दावे से कह सकता हूं आपको, मोदी जी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में सुपड़ा आपका साफ हो गया, महाराष्ट्र, बिहार, क्योंकि जो सेना में जाते हैं उन्होंने आपका सुपड़ा साफ कर दिया। सेना में अग्निवीर योजना मोदी की रद्द कराने के लिए तमाम देश के जवान इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। हमारे देश में भोजन का अधिकार की गारंटी का कानून कांग्रेस लेकर आई,
उसके तहत आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इससे गरीबी दूर नहीं होगी, बल्कि 5 किलो अनाज के अलावा उनको 1 लाख रुपए सालाना देने की जो गारंटी इंडिया गठबंधन की है, उसको लेकर करोड़ों गरीब परिवार इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो रहे हैं। और जो गरीब परिवारों के बच्चे डिप्लोमा करते हैं और डिप्लोमा करने के बाद धन अभाव में अप्रेंटिसशिप नहीं करते, वो 1 लाख रुपए सालाना अप्रेंटिसशिप के लिए इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। तो मोदी जी, आपको किसान वोट नहीं दे रहे, जवान वोट नहीं दे रहे, गरीब वोट नहीं दे रहे, महिलाएं वोट नहीं दे रही हैं, आपको युवा वोट नहीं दे रहे, बेरोजगार वोट नहीं दे रहे हैं। तो अब आप मुसलमानों पर डोरे डालने लग गए कि मुसलमान आपको वोट देंगे। वो कैसे भूलेंगे जब आपने इस प्रकार की बात की हो कि मुसलमानों को हिंदुओं के मंगलसूत्र छीन करके। मैं फिर कहना चाहता हूँ, आपने जिस भाषा का उपयोग किया, निश्चित तौर पर आपको विदाई से पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप उस गोल वर्कर की निंदा करनी पड़ेगी आपको, तब पता लगेगा। और जब हम कई बार महसूस करता हूं कि पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने वाले बिरजाभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसके बेटे को उम्मीदवार बनाया गया। क्या कारण होगा मोदी जी? हमारे देश में बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप करने वाले, उसके परिवार की हत्या करने वालों को चुनाव जीतने के लिए अवैध तरीके से बाहर बुलाएगा, मोदी जी मौन रहे। कुलदीप सेंगर ने 17 साल की मासूम के साथ अपहरण करके बलात्कार किया, मोदी जी ने मुंह नहीं खोला। कठुआ में 7 साल की मासूम का अपहरण करके मंदिर में बलात्कार करके भूखा प्यासा बंधक बना के हत्या कर दी गई, उसके पक्ष में हमारे देश का तिरंगा लेके मोदी जी, आपकी पार्टी के मंत्री सड़क पर उतरे, आपने मुंह नहीं खोला। प्रज्वल रेवन्ना ने 2976 महिलाओं, जिसमें पुलिस की सिपाही से लेकर अधिकारी तक और घर में खाना बनाने वाली वृद्धा तक हैं, 2976 महिलाओं के साथ में बलात्कार करके उनकी अश्लील वीडियो बनाई, आपने मुंह नहीं खोला। तब हमको लगता है, क्योंकि आप उसी आरएसएस के प्रचारक रहे जिसमें गोल वर्कर ने कहा था कि भारत में गैर ब्राह्मणों की महिला परिवार की महिलाएं बच्चा जनने के लिए, अपनी नस्ल सुधारने के लिए उन्हें ब्राह्मण परिवार के पास पहला बच्चा पैदा कराने के लिए जाना चाहिए। थूकता है भारत ऐसे प्रचारक पर, ऐसे संघ प्रमुख पर। तो आपको निंदा करनी चाहिए जो भारत के गैर ब्राह्मणों की नस्ल को द्वयम दर्जे की नस्ल मानता और सुधारने के लिए गैर ब्राह्मणों के पास, गैर ब्राह्मण परिवार की महिलाओं को बच्चा जनने के लिए भेजने की बात करता हो। थूकता है भारत ऐसे व्यवस्था पर, ऐसे विचारधारा पर। उम्मीद करता हूं कि विदाई से पहले आप उस संघ के प्रचारक रहें, आप इसके लिए माफ़ी मांगेंगे। बहुत दुख और अफसोस की बात है कि आप ऐसे को महागुरुजी बताते हैं जो हमारे देश में। तब हमको लगता है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसी गोल वर्कर की जो विचारधारा है, जो संस्कार है, उस कूट कूट के आपके अंदर भरे हुए हैं। इसलिए पहलवान बेटियों का मसला हो, चाहे बिल्किस बानो का मामला हो, हाथरस की बेटी का मामला हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर की पीड़िता का मामला हो, अंकिता भंडारी का मामला हो, दिल्ली में किरण नेगी का मामला हो, कठुआ की मासूम बच्ची का मामला हो, और प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा सताई गई 2976 महिलाओं का मामला हो। आप इसलिए साइलेंट है क्योंकि आपकी नज़र में महिलाएं सिर्फ बच्चा जनने की मशीन से ज़्यादा संघ परिवार में नहीं मानी गई हैं। और अगर मानी गई हैं तो आप निंदा करके देखिए, हम मान जाएंगे कि हाँ, आपके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान है। मुसलमानों को और ईसाइयों को इस देश के लिए खतरा बताने वाले गोल वर्कर की आप निंदा कीजिए, महिलाओं को बच्चा जनने की मशीन बताने वाले गोल वर्कर की आप निंदा कीजिए, गैर ब्राह्मणों को छोटी द्वयम दर्जे की नस्ल, हमारे नस्ल को गलत बताने वाले गोल वर्कर की आप निंदा कीजिए। तब पता लगेगा आपको, और पश्चाताप कीजिए, माफ़ी मांगिए, क्योंकि जो आपने भी मुसलमान, मंगलसूत्र और ज़्यादा बच्चे और घुसपैठिया कहा, इसके लिए आप भी माफ़ी मांगे। विदाई से पहले धन्यवाद।